लाइक कई बार हम पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन का किया शुभारंभ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी रहे मौजूद। गुजरात में कई परियोजनाओं का भी पीएम ने किया शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के तुगलकाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया उद्घाटन। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। 2023 वर्ल्ड कप क्रिकेट पर पाकिस्तान के बयान का खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब। कहा भारत में भव्य होगा विश्व कप का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे रोजगार मेला। पहली किश्त में 75,000 लोगों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जेल में बंद अतिक अहमद ने की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ। कोर्ट में पेशी पर आए अतिक ने कहा ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री हैं योगी। हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी और आखिरी लिस्ट जारी। 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कल जारी हुए थे 62 उम्मीदवार। त्योहार के सीजन में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, तेजी से बढ़े केस। महाराष्ट्र में मिले कोरोना के नए सब वेरिएंट के 18 मरीज। दिल्ली में पटाखे के उत्पादन और बिक्री पर केजरीवाल सरकार ने लगाई रोक। पटाखा जलाने वालों पर भी जुर्माने से लेकर सजा तक का प्रावधान। बीजेपी ने फैसले पर जताई आपत्ति। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर। रामलला की नगरी को भव्य तरीके से सजाने के लिए कारीगर काम में जुटे। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। हरे निशान के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स 96 अंक बढ़कर 59,202 पर पहुंचा। निफ्टी भी 51 अंक चढ़कर 17,564 पर हुआ क्लोज। पुणे के ट्रैफिक में फंसी एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले। हाईवे पर एक कार खराब होने के बाद लगा था लंबा जाम। बढ़ाने में जुटा महाराष्ट्र एटीएस ने देर रात पनवेल से 4 पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के पुणे में एक अस्पताल पर शव बदलने का आरोप। परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर की तोड़फोड़। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। मुंबई के गांव देवी इलाके में एक लड़का स्काई वॉक पर नशे की हालत में चढ़ा। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। महाराष्ट्र के शिरडी में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। पानी में फंसी बस को ट्रैक्टर के सहारे खींचकर बाहर निकाला। कई यात्रियों को भी लोगों की मदद से बाहर निकाला। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर पिनाका की डिमांड बढ़ी। कई देशों ने इसकी बड़ी खेप खरीदने का ऑर्डर किया। पाकिस्तान के साथ महामुकाबले के लिए मेलबर्न पहुंची टीम इंडिया। 23 अक्टूबर को दोनों टीम की भिड़ंत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश करेगा मेजबानी। 8 शहरों में होगा आयोजन। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने बदला मौसम का मिजाज। कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली में बर्फ की सफेद चादर से ढका हेमकुंड साहिब। सवाल है कि बढ़ती आबादी में क्या धर्म का एंगल फिट करके कुछ लोग देश की तरक्की के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। आज इसी पर सबसे बड़ी बहस टक्कर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। और क्या जनसंख्या पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि आरएसएस के से कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि जनसंख्या को लेकर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून बनना चाहिए। उनका यह कहना है कि धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन के कारण हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और आबादी में असंतुलन पैदा हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश हित से जुड़े जनसंख्या कानून पर जब भी चर्चा होने लगती है तो कुछ लोग क्यों इसमें मजहब धर्म ढूंढ लेते हैं। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। देश के लिए अच्छे कितने बच्चे, आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के थर्सडे एडिशन में इसी पे करेंगे हम सीधी बात। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है। उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को दूसरा घुसपैठी। दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान के बाद आबादी असंतुलन पर नई जंग छिड़ गई।
व्यक्ति की जाती रही है, ये सही है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय हम सबको खोजने होंगे। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो बयान आया है उससे हम लोग बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं से फैक्ट्स एंड फिगर्स से मैच नहीं खा रहा है। सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना इनका काम बन चुका है, दिन रात यही काम करना। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है विश्व में किसी देश में नहीं है। इससे पहले खुद संघ प्रमुख भी उदाहरण के साथ बता चुके हैं कि आबादी असंतुलन के चलते कई देशों के टुकड़े हो चुके हैं। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। इस मुद्दे पर जो लोग धर्म की सियासत वाली ताल ठोक रहे हैं, आज उन्हें कुछ तथ्य बताने जरूरी है। मसलन 1951 में भारत की आबादी में 9.8% मुसलमान थे। 2011 में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 14.2 हो गई। इसी दौरान हिंदुओं की आबादी 84.1 से घटकर 79.8 हो गई। इस जनसंख्या नियंत्रण उद्देश्य से भी जरूरी है कि जितने हमारे संसाधन हैं, संसाधनों के दृष्टिगत रखते हुए और जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन पूरा देश कर रहा है। इसी आधार पर आबादी असंतुलन का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन मुद्दा किसी धर्म का नहीं। तथ्य यह है कि किसी भी देश में संसाधन सीमित होते हैं। आबादी बढ़ेगी तो संसाधन कम होंगे, लोगों की जरूरत पूरी होने में दिक्कतें होंगी। यानी कुल मिलाकर आबादी का मुद्दा देश की तरक्की से भी जुड़ा है। तो सवाल है कि क्या इसमें धर्म का एंगल फिट करके कुछ लोग देश की तरक्की के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अगर घुसपैठिए देश के अंदर आएंगे तो वो किसकी रसद खाएंगे? आम नागरिकों की। अगर घुसपैठिए देश के अंदर आएंगे और वो नागरिक बन जाएंगे धीरे धीरे करके, जैसे हुआ इस देश के कई भागों में, असम में, बंगाल में, बिहार में, पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा हुआ है, तो वो किसकी रसद खा रहे हैं? देश के नागरिकों की। वो किसके मत में अंतर डाल रहे हैं? देश की सरकारों के। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसीलिए ये जो असंतुलन है ये देश के लिए घातक है। और आज मैं इसका धार्मिक विश्लेषण नहीं करने वाला हूं, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाने वाला हूं। आबादी से बर्बादी के कनेक्शन का विश्लेषण सुनिए। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि कहां कितने मुस्लिम बढ़ गए, कहां कितने हिंदू कम हो गए, लेकिन मैं बताऊंगा भारत के बाद भूभाग दुनिया में कितना है, 2.3%। और भारत में दुनिया की आबादी कितनी है, 17.7%। यानी कितना बड़ा डिसबैलेंस है ये। और ये जो डिसबैलेंस है ये बढ़ता जा रहा है। और अगर ये डिसबैलेंस बढ़ता जाएगा, और जैसा हमने कई सीमावर्ती राज्यों में देखा है, वहां पे समस्या बड़ी विकराल हो गई है। बढ़ता हूं मैं आगे। 1947 में भारत की में प्रति व्यक्ति पानी 6000 घन मीटर था, 6000 घन मीटर। और अब प्रति व्यक्ति पानी है 465 घन मीटर। यानी 2025 के अंदर ये इतना हो जाएगा। बढ़ता हूं मैं आगे। भारत प्राइमरी स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, 6.3 बच्चों पर एक टीचर है, जबकि जापान के अंदर 16.4 बच्चों पर एक टीचर है। जापान एक विकसित देश है, आबादी संतुलित है, बेहतर है। यहां पर हर ऐरा गैरा नेतु कैरा इनके यहां रहने नहीं लग जाता, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसको वो नागरिकता नहीं दे देते, उसको वो वोटर आई कार्ड नहीं दे देते, उसको वो आधार कार्ड नहीं दे देते। ये बात समस्या है। इस समस्या को आप अगर आप डिफेंड करते हो तो आप देश की तरक्की को रोकते हो। मैं बढ़ता हूं आगे। भारत और ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय बताता हूं मैं आपको। $2283 भारत में, ब्रिटेन में $47,203। यानी आप खुद सोचिए कितना बड़ी डिस्पैरिटी है। इसी डिस्पैरिटी को कम करने के लिए हमें आबादी का संतुलन चाहिए, घुसपैठियों को रोकना भी जरूरी है। और अब जो आबादी बन चुके हैं घुसपैठिए इस देश के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। मेरे साथ बात करने के लिए अश्विनी उपाध्याय आज जुड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। शुभराष्ट्रा मेरे साथ है, जानी मानी लेखिका है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं मौलाना साजिद रशीदी, उनका अभिनंदन है। रिजवान अहमद है मेरे साथ इस चर्चा में, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान है प्रवक्ता AIMIM के, उनका अभिनंदन है। शाहिद अली है, पेशे से वकील हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं, 50-50 सेकंड में आप सबको दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। वारिस भाई, शुरुआत आपसे करता हूं और आपके पास में आता हूं। जो बात
दत्ता जी ने बोली, जो दत्ता राय होस बोले ने बात बोली, उस बात में कितना आपको दम लगता है और क्या आपको लगता है कि वाकई अगर आबादी में डिसबैलेंस होता है, अगर आबादी में डिसबैलेंस होता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। हमने पूर्वोत्तर के राज्यों में देखा, बंगाल में देखा, बिहार में देखा। वारिस पठान, देखिए अमीश भाई, ये किस बुनियाद के ऊपर कौन से डेटा के हिसाब से लोग ये सब बातें कर रहे हैं, ये तो मुझे समझ के परे है। पहले मोहन भगवत जी ने कहा था कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, कंट्रोल करना ज़रूरी है। अभी दत्तात्रेय होस ने कहा कि इसकी वजह से हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिससे इकोनॉमी को तकलीफ आएगी। तो कौन से डेटा के आधार पर लोग बोल रहे हैं? जबकि डेटा तो ये कह रहा है अमीश भाई, और मैंने पार्लियामेंट के अंदर 2019 में प्राइवेट मेंबर का बिल इंट्रोड्यूस किया था, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर राकेश सिन्हा ने। उस वक्त चर्चा हुई, उनके 12-13 एमपी ने साइन करके बिल डाला था। उस वक्त में जो मिनिस्टर थे मनसुख मंडाविया साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की कोई जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन ऑलरेडी अंडर कंट्रोल है। TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कंट्रोल में आ चुका है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है, तो क्या जरूरत है? आपको खबर बताता हूं, व्यूअर्स खबर बताता हूं। 50 सेकंड का टाइम तो दो ना। मैं 50 सेकंड का टाइम है ना, 55 सेकंड हो गए। एक सेकंड रुकिए, आप ही को मैं अगले 15 सेकंड भी दे रहा हूं। आपके 50 के 60 सेकंड ही हो गए हैं। लेकिन एक बात, एक सवाल, आप खबर को समझिए क्या है। खबर यह है कि हमारे देश में धर्मांतरण होने से कई जगहों पर हिंदुओं की संख्या कम हुई है। दत्तात्रेय होस बोले ने यह कहा है और उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये जो किसी प्रकार से धर्मांतरण करने की साजिश है, ये जनसंख्या को बढ़ा रहा है और घुसपैठ को भी बढ़ा रहा है। जनसंख्या विस्फोट पर चिंता स्वाभाविक है। क्या आपको लगता नहीं है कि हमने ये देखा है, जहां जहां पर हिंदू आबादी कम होती है वहां समस्याएं बढ़ जाती हैं? मैं इसके एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको कई। जी वारिस जी, ये मैटर चला था अमीश भाई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर चर्चा हुई तो वहाँ का जो अपना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक हलफनामा दाखिल किया, एफिडेविट। उसमें साफ गवर्नमेंट ने लिखा कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल पूरी तरह से इसके अंदर है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ने और कहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं जो है अश्विनी उपाध्याय, डाउन चल रहा है। तो किस हिसाब से, कौन सी बुनियाद पे और कौन से डेटा के आधार पे ये लोग बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है? अरे अगर इनको कंट्रोल करना है, इकोनॉमी को बराबर स्टेबलाइज करना है ना, तो लोगों को, युवाओं को जॉब दीजिए। जो मोदी जी ने खाली जुमला दिया था ना, जुमलों से नहीं चलेगा। आप जॉब दीजिए। अमीश भाई, जवान लड़के के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, कहां से खिलाएगा? उनको नहीं खिलाता, कोई शादी भी नहीं कर रहा है। बूढ़े माँ बाप को संभालने के लिए बच्चे की जिंदगी चले जाती है, नहीं संभाल सकता, फिर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो जॉब क्रिएट ना, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है, वारिस इकोनॉमी स्टेबलाइज होगा, देश आगे बढ़ेगा। इस तरह की सवाल का निदान करेंगे अश्विनी उपाध्याय, आपकी समस्या का भी निदान करेंगे। हियर हिम आउट फॉर 50 सेकंड। वारिस भाई बहुत अच्छा बोलते हैं और हर आंकड़े को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं आता हूं मूल विषय पे। वो जिस बार सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट की बात कर रहे हैं, वो एफिडेविट मेरी ही PIL में है। मुझे नहीं पता इन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। भाई साहब, वो मेरी ही PIL है जिसपे सरकार का एफिडेविट आया। सरकार ने ये नहीं कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत ही नहीं है। सरकार ने कहा TFR इतना आ चुका है। सरकार ने दूसरी बात ये कही है कि चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट में, इसलिए राज्यों को भी नोटिस होना चाहिए, राज्यों को भी बोर्ड पे लाना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि केंद्र के अलावा सारे राज्यों को नोटिस जारी कर दीजिए कि ये मैटर कल भी लगा था। मूल विषय पे आते हैं। आपने अमित जी पहले दिखाया, जमीन 2% है, पानी 4% है, आबादी दुनिया की आप 17% कह रहे हैं, मेरे आंकड़े 20% बता रहे हैं। हमारी आबादी दुनिया की 20%। ऑफिशियल फिगर है उसको आप 2011 का बता रहे हैं ना, 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं ना यहाँ पे। तो सवाल ये है, हर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है, यानी हर मिनट 60 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी हर घंटे 3600 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी पर डे 84। एक सेकंड, खाली बच्चे पैदा होने की बात नहीं है, यहाँ पर तो घुसपैठ भी हो रही है। हाँ, और उसके अलावा लगभग 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब 2022 में 2.25 करोड़ बच्चे पैदा होंगे। इसके अलावा घुसपैठी आ रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, जो आए हैं और बहुत तेजी से। आप चलिए, मैं आपको दिल्ली ले चलता हूँ, महिपालपुर ले चलता हूँ, जमुना जी किनारे जो खादर वाला एरिया वहां ले चलता हूँ। एक बांग्लादेशी की, एक रोहिंग्या के 10 से 15 बच्चे, 18 बच्चे, 16 बच्चे, इस तरीके से बच्चा पैदा करने की मशीन बने हुए हैं। अब अगर TFR कम आ गया है तो जनसंख्या नियंत्रण का स्वागत करना चाहिए। अगर TFR वास्तव में 2.1 आ गया, 2.2 आ गया, तो इसका और कोई विरोध नहीं कर रहा।
सिख इसका विरोध नहीं कर रहे, जैन इसका विरोध नहीं कर रहे, बौद्ध इसका विरोध नहीं कर रहे, ईसाई इसका विरोध नहीं कर रहे, यहूदी इसका विरोध नहीं कर रहे, बहाई इसका विरोध नहीं कर रहे। लेकिन जो दत्तात्रेय होश बोले ने बात बोली है कि जहां जहां हिंदू आबादी जो है वहां कम होती है और हिंदुओं की संख्या कम हुई है हमारे देश में धर्मांतरण होने की वजह से, उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? अमित जी ये कड़वी सच्चाई है। भारत सेकुलर इसलिए नहीं है कि संविधान में सेकुलर शब्द लिखा हुआ है। भारत सेकुलर इसलिए है कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। जिन क्षेत्रों में हिंदू बहुसंख्यक हैं वहां संविधान भी बढ़िया काम करता है, सेकुलरिज्म मेंटेन रहता है, भाईचारा मेंटेन रहता है। 9 राज्यों में जहां हिंदू खत्म हो चुके वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता। 200 जिलों से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता। आपके बंगाल के 14 जिलों में सेकुलरिज्म काम नहीं करता। असम के 9 जिलों में आप जाके थोड़ी स्थिति सुधरी है, वहां से हिंदू खत्म हो चुके हैं। आप झारखंड के 6 जिलों में शुक्रवार की छुट्टी शुरू हो चुकी है। लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप में इस साल जाके संडे वीकली ऑफ शुरू हुआ, नहीं तभी तक वहां फ्राइडेज वीकली ऑफ होता था। प्रार्थना वहां होती नहीं हाथ जोड़ के। बिहार के 6 जिले कहां क्या पोजीशन है आप देख लीजिए, आप मेवात और नूह देख लीजिए। खबर तो ये भी आई थी कि साउथ इंडिया में एक गांव है, वहां पर हिंदू आबादी बिल्कुल नहीं बची और वहां पर दूसरी आबादी हो गई, तो वहां पे ये भी कह दिया गया कि पूजा अभियान ही होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं केरल के 4 जिले आपके हाथ से निकल चुके हैं, गुजरात के 6 जिले आपके हाथ से निकल चुके हैं, महाराष्ट्र के 6 जिले आपके हाथ से निकल चुके हैं, हरियाणा का नूह मेवात 2 जिला आपका हाथ से निकल चुका है, यूपी के 18 जिलों में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो चुकी है। तो ये खतरा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बात संविधान और सेकुलरिज्म की है। हिंदू जहां जहां कम हुआ है वहां संविधान काम नहीं करता, वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता। ये आपका इंटरप्रिटेशन है, मैं इस पे इंटरप्रिटेशन नहीं लेता हूं। मेरे साथ बाकी भी मेहमान हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, शाहिद अली हैं। मौलाना साजिद रशीदी, आपको मैं वक्त देता हूं अपनी बात को रखने का। जो बात अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं उस बात में कितना दम है, या फिर बात जो दत्ता जी ने बोली उसमें कितना दम है? मौलाना साजिद रशीदी 50 सेकंड। देखिए हमेश एक बात को याद रखिए, जो अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं, मैं मुजफ्फरनगर के दंगे की याद दिलाता हूं आपको। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में वहां दंगा हुआ जहां मुसलमान बहुत कम तादाद में हैं, और जहां अच्छी खासी तादाद में थे वहां वो लोग पहुंचे भी नहीं। दंगा कम है वहां लड़की छेड़ते हैं, जहां पलायन करना पड़ता है। आप बीच में बोल रहे हैं यार, आप बीच में बोल रहे हैं यार, बीच में तो मत बोलो। आप वकील हैं, आप तो अच्छा डेकोरम जानते हैं, सुनिए आप। दूसरे, आपको याद होगा अभी मुरादाबाद में 46 लोगों पर एफआईआर इसलिए हुई कि उन्होंने अपने घर के अंदर नमाज पढ़ी। वहां मुस्लिम आबादी कम है, वहां मस्जिद नहीं बनने दी जा रही है, मस्जिद नहीं बनने दी जा रही है। आपको ये खबर कोई गैर मामूली खबर नहीं है। और उसके अलावा सुनिए, देखिए जो आदमी इस मामले पर यकीन रखते हैं कि साहब रुपया नहीं गिरा है, डॉलर बढ़ रहा है, जो साहब ये कहते हैं कि साहब सर्दी नहीं बढ़ रही है, बल्कि सर्दी सहने की ताकत कम हो गई है। अब मेरा जो सवाल है, जो बात कही जा रही है जहाँ हिंदू कम होता है वहाँ सेकुलरिज्म का डब्बा गोल हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि जो आप बात कहेंगे वही बोलूंगा। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो मैं बोलूं वो आप बोले ना। मैं क्यों चाहूंगा कि आप मैं जो बोलूं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि 60 सेकंड में भी आप ही की बात बोलूंगा। कम से कम उस पे तो बोले। अब आप रुपए पे बोलेंगे, कल को यूके की प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर गई है उस पे बोलेंगे, फिर आप यूक्रेन रशिया पे बोलेंगे। सर्दी नहीं बढ़ रही है, कैसे काम चलाऊंगा ऐसे? बल्कि सर्दी सहने की क्षमता कम हो गई। जब देश के फाइनेंस मिनिस्टर ये कहें कि रुपया नहीं घट रहा है बल्कि डॉलर बढ़ रहा है, आप रुपए की चर्चा के लिए इधर आए हैं। लोगों के आंकड़े हैं जो ये आंकड़े दे रहे हैं आपकी टीवी पर बैठकर। ये जो टीवी पर आंकड़े दे रहे हैं ना कि जहां मुस्लिम आबादी है वहां दंगे होते हैं, जहां हिंदू आबादी है वहां दंगे नहीं होते हैं, ये इनकी सोच का फर्क है। ये इनकी सोच का फर्क है और कुछ भी नहीं है। हर जगह दंगाई लोग रहते हैं, चाहे वो वहां दंगे होते हैं, जहां दंगाई नहीं वहां दंगे नहीं होते। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल दंगों की बात ही नहीं कही। सेकुलरिज्म वहां डब्बे में गोल हो जाता है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है। पॉइंट ये है। अब मैं इसके ऊपर एक रिएक्शन लेता हूं। 46 लोगों के खिलाफ नमाज पढ़ने पर एफआईआर हो गई तो ये सेकुलरिज्म कहां चला गया? अपने मुजफ्फरनगर में जो लोगों पर सैकड़ों लोग जेल में हैं वहां सेकुलरिज्म कहां चला गया? जी रिजवान अहमद जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा पीछे से चलूंगा, जल्दी चलूंगा। 75 लाख वर्ग किलोमीटर अखंड भारत का हिस्सा था। 75 लाख वर्ग किलोमीटर, इसमें नेपाल और श्रीलंका को निकाल दीजिए। अब बचा है लगभग 36 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। प्यार मोहब्बत में
अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, पूरा इंडोनेशिया चला गया। कश्मीर भी जाने वाला था, रो रो के रुक गया। हिंदुओं के हाथ से नॉर्थ ईस्ट भी चला गया। तो भारत का जो स्वरूप है वो ऑलरेडी बदल चुका है 50%। अब लड़ाई बचे हुए 50% की है, जो अश्वनी भाई बोल रहे हैं या जो आप बोल रहे हैं। 50 तो भैया चला गया सेक्युलरिज्म के नाम पर, वसुदेव कुटुंबकम के नाम पर, फलाने धमाके के नाम पर। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बिल्कुल लेटेस्ट बात में आ जाओ, बिल्कुल लेटेस्ट, दुनिया की बात ना करो, कश्मीर आप देख चुके हैं, बंगाल के बहुत से डिस्ट्रिक्ट आप देख चुके हैं, केरला के बहुत से डिस्ट्रिक्ट आप देख चुके हैं। तो आप इस टाइम ये बात ना करिए कि मुस्लिम की आबादी हिंदू से ज्यादा हो जाएगी, वो बहुत आगे की बात है। मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बता दूं क्या होगा, वो बहुत आगे की बात है। 25 साल में अगर रिप्लेसमेंट रेशियो बराबर होने के बाद भी हमारा मुस्लिम हिंदूज का 1.9 है, हमारा 2.2 है। मुसलमानों में गिरावट बहुत आई है, बहुत अच्छी बात है, पर हिंदुओं में भी आई है। तो अमीश भाई, ये जो 20% का फर्क है, ये 25 साल बाद हमारी आबादी इस देश में 25% कर देगा, 25। और 25% होने के बाद बहुत से बंगाल होंगे, बहुत से केरला होंगे, बहुत से पीएफआई होंगे, और इस देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो चरमराना शुरू होगा। चरमराएगा नहीं, शुरू होगा। और फिर आगे आगे देखिए जाइए क्या क्या होता है। लेकिन एक मूल प्रश्न ये उठता है, ये मैं मानता हूं ये है प्रॉब्लम, लेकिन एक मूल प्रश्न ये उठता है अमीश भाई कि जब भी हम कोई पीआईएल करते हैं, हम पहले गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, फिर अगर वहां से कोई हमारे फेवर में जवाब नहीं आता तो हम पीआईएल करते हैं। अश्वनी साहब ये क्यों नहीं बताते कि इस संदर्भ में जब 7-8 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है और उन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में दिया, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आरएसएस क्या कर रही है? माहौल ऐसा क्यों बना रहे हैं कि यूपीए की सरकार है? भाई सरकार भाजपा की है, तो अश्वनी भाई को डिबेट में आके अपनी बात रखने का अधिकार तो है, लेकिन ये बात वो नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से वक्त लेकर, अरे भाई उनसे भी तो ये बात करो कि तुम कर क्या रहे हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अली साहब का रुख करता हूं शाहिद अली का। शाहिद अली, आपको मैं देता हूं वक्त अपनी बात को रखने का 50 सेकंड, और फिर मैं सुब्राष्ट्रा के पास आता हूं। क्या आपको लगता है वाकई ये समस्या है? क्योंकि मैंने एक आंकड़ा निकाला, इसके अंदर असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे इलाके हैं, इनके इलाके कई ऐसे इलाके हैं जहां एक असंतुलन आया है आबादी के अंदर, और इसके हमने रिपरकशंस भी देखे। वहां पे कानून नहीं चलता, वहां सेकुलरिज्म नहीं चलता। अमीश भाई, मुझे ज्यादातर वक्ताओं की बात पर हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है। हंसी क्यों? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे का पूरा जो बात यहाँ पर हो रही है, और जो प्रोग्राम के शुरू में भी ओपनिंग वर्ड्स थे वो यही थे कि सब मुसलमान से डराया जा रहा है। और एक तो आपके भी जो पैनल पे बैठे हुए उन्होंने साफ कह दिया कि मुसलमान 25% हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अमीश भाई, एक बच्चा भी हमारे मुल्क का अगर गूगल करके पता कर लेगा कि हालात दरअसल हैं क्या, तो ताज्जुब होगा ये जान करके कि हिंदुओं की जो जनसंख्या वृद्धि की दर जो गिरी है वो तो सिर्फ गिरी है 1.9% जी, और मुसलमानों की गिरी है 2.3%। तो मुसलमानों की तो ज्यादा गिर रही है बनिस्बत हिंदू भाइयों के। और कितनी संख्या है हिंदुओं की? हमारे हिंदू भाइयों की संख्या 79.8%, और मुसलमानों की कितनी संख्या है? सिर्फ 14.2%। तो 14.2% से खुदारा 80% लोगों को डराना बंद कर दीजिए। खुदारा 80% लोगों को डराना बंद कर दीजिए। ये कमाल की बात हो रही है कि हमारे मुल्क में 14% लोगों से 80% लोगों को डराया जा रहा है, और 80% लोगों के भी दिमाग पे वो होता है कि वो भी आपकी बातों को मान लेती हैं। हाँ, सब डर जाइए इनसे, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई, हमारे मुल्क के पास में फोर्स भी है, फौज भी है, पुलिस भी है, सारी चीजें हैं, और बेहद मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वहां पर इमरजेंसी लगाइए, वहां पर गवर्नर रूल लगाइए। अगर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन है किस लिए?
उन पावर्स का एक्सरसाइज करिए जी। ये कोई बात नहीं है ना कि अब सब सारे मुसलमानों को मार देंगे, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। किसी ने नहीं बोला ऐसा वक्तव्य। जी जी, तो प्लीज देश को बचाने का काम करिए अमीश भाई। जी, एक रेस्पेक्टेबल आदमी है आप, आपकी बात लोग सुनते हैं। ओके 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 ओके, रिजवान अहमद वो कह रहे हैं देश को बचाइए, देश को डराइए। शायद भाई ने कहा उसमें अश्वनी भाई की भी होठों पे मुस्कुराहट आ गई कि हिंदू की घटी है 1.92 और मुस्लिम की घटी है 2.30। अरे भैया ये कौन से आंकड़े बता रहे हो प्रभु? ये घटने के आंकड़े नहीं हैं, ये मौजूदा फर्टिलिटी रेट के आंकड़े हैं भैया। क्या पढ़ के आए हो शायद भाई? पहली बात। दूसरी बात अमीश भाई, दूसरी बात आप पढ़ लीजिए। अरे सुन लो, अब मैं बोल रहा हूं ना। फैलाइए। अरे गलत पढ़ लिया है, गलत पढ़ लिया है। अमीश भाई, अमीश भाई, अमीश भाई, अमीश भाई, आप जो बैठे डराइए मत यहाँ पर लोगों को। अरे यार सुन लो ना तुम लोग यार, तुम्हारे डायपर बांधना चाहिए कसम से। सुन लो तुम लोग, अमीश भाई, जो तुम्हारे अल्फाज आने वाले देश में, तुम किसी और जगह से आने वाले देश में, आने वाले देश में जो 25% अगर हमारी आबादी, अरे जाहिल वकील चुप रहो यार, जाहिल वकील चुप रहो यार। शाहिद अली मेरा निवेदन है एक एक करके बोले और किसी को जाहिल ना बोले। इस आदमी के अमीश भाई, सही करवाइए सर। अमीश भाई, अमीश जी इसको बोलने अमीश भाई, कोई हक नहीं है। अमीश भाई, आप घर के ड्राइंग में बैठे हैं क्या? अच्छा ठीक है, नेशनल टेलीविजन में बैठे। अच्छा कोई किसी के ड्राइंग रूम में नहीं बैठा, सब मेरे स्टूडियोज के थ्रू लाइव पूरा देश और दुनिया सुन रही है। अमीश भाई, मेरा निवेदन है एक एक करके अपनी बात को रखे। ओके 30 सेकंड रिजवान अहमद। सुब्राष्ट्र मुझे पता है आप इंतजार कर रही है। अभी हाँ अमीश भाई बस 30 सेकंड जी। बड़ा अफसोस होता है जब वकील कोई बीच में बोलता है, क्योंकि कोर्ट में हम लोगों को बीच में बोलना अलाउड नहीं होता है। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। आने वाले वक्त में यह संविधान भी होगा, ये पुलिस भी होगी। जब हमारी आबादी पूरे देश में 25% हो जाएगी तो इस संविधान के अंदर रहते हुए ही हम इस संविधान की बैंड बजा देंगे। आप देखिए हमारी आबादी, आप बोलिए ना यहाँ पर डंके की चोट पे कि आप मुसलमान नहीं है। आप बोलिए क्यों नहीं? मुसलमान का सर्टिफिकेट क्यों देना है आपको? कमाल की बात है, मतलब आप मुसलमान का सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। ये करते हैं अमीश भाई, दिक्कत ये है, ये मिसरिप्रेजेंट ये करते हैं नाम की वजह से कि मुसलमान है ये। अच्छा ठीक है, मतलब अब मुझे मिसरिप्रेजेंट करते हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करी है संघ प्रमुख के साथ और इस मुलाकात में कुछ बड़ी बातें हुई है। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि जनसंख्या कानून को लेकर इस पूरी मुलाकात में बात हुई है, जनसंख्या नीति पर चर्चा हुई है। यह सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। यूपी में जनसंख्या नीति भी आ सकती है आने वाले दिनों के अंदर, यह बड़ी खबर है। सीएम योगी इस पर जल्द फैसला ले सकते हैं, यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। सुब्राष्ट्रा मेरे साथ जुड़ रही है जो जानी मानी राइटर भी है। सुब्राष्ट्रा, क्या हमारे देश के अंदर दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है? हमारे देश में हिजाब का समर्थन होता है, उसको धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। हमारे देश के अंदर समर्थन होता है बढ़ती आबादी का, हमारे देश में समर्थन होता है धर्मांतरण का। क्या लगता नहीं है आपको ये तमाम चीजें चिंता की बात है? अमित जी, चिंता का विषय तो है, लेकिन उससे बड़ा चिंता का विषय ये है कि जो भी लोग अभी आज की डिबेट में आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, न तो सोर्स का पता है, न ये बता पा रहे हैं कि एग्जैक्ट आंकड़े क्या हैं। मैं पूछना चाहती हूँ शाहिद अली जी से, उन्होंने जो डेटा कोट किया वो कहाँ से डेटा कोट किया? क्योंकि मैं एनएफएचएस का डेटा देख करके बैठ गई। मैंने सेंसस जो 2001 और 2011 का हुआ था उसका कंपैरेटिव जो असेसमेंट, जो तुलनात्मक अध्ययन हुआ था पॉपुलेशन को लेकर के, वो पढ़ करके बैठ गई। मुझे वहां तो ये आंकड़ा नहीं मिला। तो ये कहां से, ये अली जी कहां से डेटा कोट कर रहे हैं? जरा एक बार पूछकर उनसे बता पाएंगे क्या? तो आगे चर्चा हो पाएगी इस पे। जी जी, शाहिद अली तो कई सारे डेटा लेकर आ रहे हैं। ओके शाहिद अली, आंकड़ा था वो? एक सेकंड शाहिद अली, डेटा आपका डेटा कहां से, सोर्स क्या है उनके डेटा का? जी सुब्राष्ट्रा कह रही है आपके डेटा का सोर्स क्या है? ये आंकड़ा आपको बहुत आसानी से ये आपको आंकड़ा ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। कौन सी? और ये ऑफिशियल वेबसाइट से आंकड़ा लिया हुआ है। नहीं है सर, गलत बोल रहे हैं आप। और यहीं पे बात नहीं रुक जाती है। ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सही बोल रहा हूं मैं। नहीं, शाहिद अली जी, ऑफिशियल वेबसाइट बहुत सारी है, वेबसाइट का नाम लीजिए ना। दिखा रहा है, वेबसाइट का नाम बताइए कौन सा है। मैं बताती हूँ, मैं जो डेटा कोट कर रही हूँ, मैं अपना वेबसाइट लिखित में दिखा रही हूँ, मैं आपको सोर्स बता रही हूँ, आप अपना सोर्स बताइए।
नहीं आप मैं बता रहा हूँ ना, बताइए ऑफिशियल ना, वेबसाइट कौन बता सा रहा हूँ मैं डेटा? आपको। कहाँ का कौन सा मैं आपको वेबसाइट? ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा हूँ। अगर गूगल भी कौन कर सा लेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट? अगर आप गूगल भी कर पाकिस्तान का लेंगे, ऑफिशियल विकिपीडिया वेबसाइट भी की खोल भारत लेंगे, का, भारत कुछ भी का खोल तो लेंगे कौन सा? आप, यू विल गेट दिस इन्फॉर्मेशन। नहीं, विकिपीडिया गलत सोर्स है। विकिपीडिया को विकिपीडिया को शोध का सोर्स नहीं माना जाता सर। विकिपीडिया गलत तो है। ऐसा कि हमारे आप मुल्क कुछ भी का जाके जो लिख सकते पॉपुलेशन वहाँ। कंट्रोल का जो सेंसस है वो भी गलत है। नहीं सारी सर, इन्फॉर्मेशन मैं गलत पूछ है। रही हूँ आपसे। 2011 के बाद तो देखिए, सेंसस सर, नहीं हुआ एक है। सेकंड लेकिन जो शाहिद अली, ग्रोथ रेट है, मैं आपसे व्यंग्यात्मक नहीं पूछ रही हूँ, बड़ा तथ्यात्मक सवाल पूछ रही हूँ कि डेटा बताइए ना। एनएफएचएस का डेटा बड़े और ही मैं सेंसस उसको का डेटा, ये बड़ी तो शाइस्तगी प्रामाणिक से मैं डेटा आपकी है। बात का जवाब दे रहा हूँ। आपके अलावा अमीश जी का चैनल भी वही दिखा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। बेसिकली ये थेथराई कर रही है, बताएंगे मैं नहीं तो अमीश जी बता का देती हूँ चैनल भी दर्शकों वही को। दिखा रहा है जो मैं कोट कर रहा 2001 और हूँ। 2011 का जो सेंसस हुआ, 2001 और 2011 का जो सेंसस हुआ, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया। पाया यही गया, क्योंकि यही लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो इनको मैं डेटा बता देती हूँ। वारिस जी ने भी किया ये काम, जो कि मुझसे वारिस जी से उम्मीद नहीं थी, लेकिन चूंकि किया है तो सुनेंगे। अब 10% हिंदुओं का ग्रोथ बताया जा रहा है, डेकेडल ग्रोथ, और 21% के आसपास मुसलमानों का बताया जा रहा है। यही राकेश सिन्हा जिनके रिपोर्ट की दुहाई दी वारिस पठान ने, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या कहा कि आंखें बंद कर लेने से तर्क बदल नहीं जाते, तथ्य बदल नहीं जाते। केरल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन, जहां पर 10% डेकेडल ग्रोथ जहां पर हुई है, वहां पर मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो 29% की हुई है। अब मैं इससे ये नहीं कह रही, एक सेकेंड बाद मैं कंप्लीट कर लूं अपनी, उसके बाद आप उछलिएगा पीछे से। मैं कह ये रही हूं कि ये जब हमारे सामने तथ्यात्मक रूप से आंकड़े हैं, उसके अलावा जितना भी ग्राउंड रिसर्च हो रहा है, उसमें पता चल रहा है कि जिले दर जिले डेमोग्राफिकली बदले जा रहे हैं। तो आप इस सच्चाई से ठीक है, जी जी, मोड़ना चाहते हैं? वारिस मेरा पठान, प्रश्न वारिस सिर्फ पठान, इतना है। जी जी और और आमिश जी ये व्यंग्यात्मक अभी सवाल नहीं सुब्रता है। जी की मैं बात अपने का मैं डेटा का जवाब देना सोर्स बता रही हूँ। चाहूंगा। एनएफएचएस का डेटा। ठीक है सुब्राष्ट्रा, आपकी बात का जवाब वारिस पठान दे रहे एक सेकंड, छोटा सा एक डेटा एनएफएचएस। मैं एनएफएचएस के डेटा का ही आपको भी बता रहा हूँ जवाब में। सैंपल साइज नहीं होता, लेकिन फिर भी टीएफआर की जब बात हमने समस्या तो देखी, हमने समस्या देखी कश्मीर के अंदर किस संविधान ने क्या कर लिया, किस सेकुलर के सूबा ने क्या कर लिया कश्मीर के अंदर। नहीं, कश्मीर के अंदर पलायन हो गया। अगर कश्मीरी हिंदुओं का तो किस सूबा ने क्या कर लिया? मत कीजिए, हम पूछ रहे हैं आपसे, तो बता क्यों नहीं रहे? बाकी दर्शक भी लाभान्वित हो। अच्छा अमीश आप भाई वेबसाइट बता दीजिए, हम चुप हो जाएंगे। शाहिद अली एक सेकंड, ये गलत है शाहिद अली, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, अब ये गलत तरीका है ना। शाहिद अली सुब्राष्ट्र शांत सुब्राष्ट्र, वारिस पठान ऑन स्क्रीन, वारिस पठान लग रहा है सोर्स बताने में कि देश के 100 लोग देख रहे हैं। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा वारिस पठान को, मुझे ऑडियो खोलिए। एक सवाल वारिस जी बोलिए अब आप। अमीश भाई अभी सुब्राष्ट्र जी ने बात की है, तो मैं उन्हीं के डेटा की, उन्हीं ने जो साइट किया है मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। मैं भी एनएफएचएस डेटा की ही बात कर रहा हूं। NFHS data proves population explosion is a myth, says NGO। अब ये 2021 का 24 नवंबर का डेटा है, इसके बारे में इनको क्या कहना है, चलिए जाने दीजिए। बात नंबर 2, सुब्राष्ट्र जी मैं आपको और एक डेटा बताना चाहता हूं। PEW रिसर्च सेंटर का डेटा है, आपको शायद पता भी नहीं होगा, गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम्स, द लार्जेस्ट माइनॉरिटी इज द हाईएस्ट अमंग ऑल मेजर कम्युनिटीज बट हैज बीन डिक्लाइनिंग फास्ट। It's now almost equal to that of Hindus according to report PEW research center. From 1992 to 2015, Muslim fertility rate declined from 4.4 to 2.6. For Hindu, it went down from 3.3 to 2.1. तो बैलेंस तो क्रिएट हो चुका है, डेटा तो हिसाब से तो ये फर्टिलिटी रेट तो डाउन चल चुका है। लेकिन ये जो बैठिए आ रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट डाला अश्विनी कुछ कहना चाहते हैं, रिजवान भी कुछ कहना चाहते हैं। अब अमीश भाई आपने बताया, देखिए वारिस भाई पहली बात 32 सेकंड में पहली बात तो ये है कि जैसा कि पहले ओवैसी साहब कह रहे थे कि सबसे ज्यादा कंडोम मुस्लिम्स यूज कर रहे हैं और बढ़िया पॉपुलेशन कंट्रोल हो भी गया है। वारिस भाई कह रहे हैं कि मुस्लिम्स का ऑलरेडी कंट्रोल हो गया है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे जब कंडोम भी यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल हो चुका है, TFR डाउन हो गया है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून पे इतनी हाय तौबा क्यों? तो फिर तो हम दो हमारे दो सबके दो लागू होने दो। अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो मोदी जी को बोलो एक बार, अरे बोलेंगे आप, बोलिए चिंता मत करिए, बोलेंगे ना, आपके सामने थोड़ी बोलेंगे, धीरज जाके बोलेंगे। मोदी जी के कितने भाई बहन हैं?
5 अरे योगी जी के सुनो कितने भाई वारिस बहन भाई, हैं? वारिस हैं? भाई आप वकील वो हो, मुसलमान है क्या? वारिस भाई वो आप वकील मुसलमान हो, है? अरे वारिस हाँ? भाई तो वकील हो, किस तरह डिविडेंड, किस तरह वारिस भाई मैं आपको imbalance मुस्लिम हो नहीं गया? मानता, जरा आपको बताइए ना मेरे कन्वर्टेड को। हिंदू कहता हूँ बार बार, मैं आपको मुस्लिम इसलिए नहीं कहता हूँ, मैं आपको आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मानता हूँ, मैं सही बात है। आपको कन्वर्टेड मैं तो हिंदू आपको कहता हूँ, आदम आप अलैहिस्सलाम कन्वर्टेड सबसे हिंदू पहले हो, आप दुनिया मुस्लिम को नहीं आए, हो। सुनिए और आप हम सब उनकी के देखिए, वंशज हैं, एक आप उन्हीं के एक वंशज हैं। आदम अरे अलैहिस्सलाम सुनो सबसे भाई पहले ठीक है, हिंदुस्तान को आ आए, गए मेरा बदतमीजी मानना पे आ गए, है, मेरा पार्टी पे आ मानना गए, है, छोड़ो खत्म हो गई सुनो, बात। यही संविधान है, यही अरे कानून है। आएंगे काका चले जाएंगे। अरे बात वारिस भाई करने सुनो दो। तो, अरे वारिस मुझे भाई, पता है कि आपके पास अरे फैक्ट अपुन नहीं भी है, जानता है, आपके अपुन पास भी बहुत फैक्ट नहीं बोलता है, और चिंता वारिस ना पठान करो, फैक्ट की अपुन बात भी करेगा, जानता है, हकीकत की बात करेगा। अपुन भी बहुत आपको डायलॉग सुनना मारता नहीं है, चुप अभी रहने का, देख अभी चाहता इधर नहीं है कि लोगों को अभी इधर जागरूक बोलने का मिले। नहीं, सुनने अभी का देख बाबा, चाहता नहीं है कि लोगों अभी के बोलने सामने का नहीं, फैक्ट सुनने जाए। का, ट्रुथ ओए जाए, सुनो, सच्चाई ओए जाए, बाबा तो मैं क्या चुप, कर सकता सुनो हूँ मेरी भाई? बात, वो एंकर है, उसके हाथ में माइक है, मेरे हाथ में तो माइक नहीं है। अरे तो तू चुप बैठ बाबा, अरे अमीश वो तू देवगन, चुप बैठ, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे जो दर्शक देख रहे अमीश हैं जी ना, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने बोला लाखों करोड़ों मैं एक दुनिया भर में एग्जांपल देख देता रहे हैं, हूँ, तो उनको सच्चाई कल तो पता मेरठ होना चाहिए ना में, डिबेट के थ्रू। अभी तो कि ये उनके इनकी सामने आप सिर्फ झूठ मेरठ फैलाना में चाहते इनकी हो। संख्या मैं कम है, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। एक जिहादी जाके मैं शिवलिंग सच्चाई के ऊपर बयान कर पेशाब रहा हूँ। किया, अरे आप बताइए गुरुग्राम पूरे में क्या देश में किया कहीं आप दंगा लोगों ने? हुआ? गुरुग्राम भगवान में शिव के ऊपर एक जाके मस्जिद पेशाब थी, किया, कहीं हिंदू दंगा नहीं हुआ, बहुसंख्यक किसी पे सर्तन से मैं जुदा नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, मोदी के यही कितने संविधान। भाई बहन जरा और जवाब दूसरा दे दो। एग्जाम्पल, योगी ये जी फैक्ट कितने है, भाई ये बहन हुआ, जवाब ये दे दो, घटनाक्रम नहीं हुआ। जवाब एक देगा। सेकंड, वारिस वारिस एक वारिस मिनट, भाई, वारिस सुनिए। वारिस जी, मैं अब कहना आपने बोला था, वो जब बीच में बोल रहे थे तो मैंने उनको रोका था और आपको मेरी बात पूरी नहीं हुई। ओके, आप अपनी बात को 10 सेकंड में पूरी देखिए, करिए। अमीश भाई आपने देखिए यही संविधान है, यही कानून है। नूपुर शर्मा गुमनाम जिंदगी जी रही है, तस्लीम रहमानी चैनलों पे घूम के डिबेट कर रहे हैं, यही संविधान है, यही कानून है। कल मेरठ में एक पागल जिहादी ने जाके शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर दिया, न किसी का घर जला, न किसी का सर्तन से जुदा हुआ, न कहीं दंगा हुआ, न लोग सड़कों पे उतरे। आप और आपको एग्जांपल बताऊं, कश्मीर में हजरत बल पे ये हुआ था, एक बाल गायब हो गया था, पूरे देश में आग लग गई थी। ये सोच का अंतर है, इसलिए अगर जनसंख्या संतुलन बढ़ेगा इस देश में अराजकता बढ़ेगी। शांत सुनिए, बोलिए नहीं, सुनिए, डाटा सुनिए। शांत और समृद्ध पर्शिया आज बदहाल ईरान बन गया। हमारा दुर्योधन का ननिहाल देखते देखते जो कंधार बन गया, अफगानिस्तान बन गया, रोज बम फूट रहे। भरत का ननिहाल पर्शिया शांत था, कैके शांत था, समृद्ध था। पाकिस्तान बना, रोज बम फूट रहे। बांग्लादेश जो पूर्वी बंगाल था, आज वहां रोज बम फूट रहे। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण इसलिए जरूरी है, संविधान बचा रहे, सेकुलरिज्म बचा रहे, नारी तू नारायणी की भावना बची रहे, वसुधैव कुटुंबकम बचा रहे, सर्वधर्म संभाव चलता रहे। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। अरे अमीश भाई इसको बोलने दे रहे हैं तो अकेले बुला के इंटरव्यू ले लेना था ना। ओए बाबा चुप रहने का। अरे आपको ऑडियो बराबर चल रहा है वारिस पठान। बुलाओ इंटरव्यू लो, पूछो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई तुमको। अरे काय को फटकार लगाई बाबा, तू काय को बोलता है? 30 सेकंड बोलने दीजिए। पूछो फटकार लगाई। अरे काय को फटकार लगाई? तेरे को फटकार लगाई होगी, तू दाऊद का आदमी है, तेरे को फटकार लगी होगी। जवाब दो। अबे तेरे को पड़ेगी, फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की एक। अरे कभी नहीं पड़ी, सुप्रीम कोर्ट कभी देखा भी है क्या? कभी सुप्रीम कोर्ट देखा? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे कभी आया? सुप्रीम कोर्ट देखा है क्या? नहीं वही बॉम्बे में वही दाऊद की चमचागिरी करता रहता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। कोर्ट के वकील निजी टिप्पणियां ना वो करें ना आप करें, मेरा निवेदन है। निजी टिप्पणी फटकार पड़ी है, फटकार पड़ी है। को फटकार लगी, तू देखा कभी सुप्रीम कोर्ट आया? कभी आया तो सुप्रीम कोर्ट? एक झूठ बोलता रहता है। कितनी बार एक्चुअली बात है, आप भी पर्सनल रिमार्क न करें और वारिस पठान आप भी पर्सनल रिमार्क न करें। मुझे लगता है जो कोर्ट्स में होता है वो कोर्ट्स में रहने देना चाहिए, अपनी अपने विषय को यहाँ पर रखना चाहिए। आप दोनों मेरे सम्मानित गेस्ट हैं, मैं आप दोनों का सम्मान करता हूँ। एक सेकंड सर शांत। अब आप देखिए स्टूडियोज में आप निरंतर बोल रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना। आपने अपनी बात को रखा, आपने अपने विषय को रख लिया, बाकी मेहमान भी है, उनके पास भी मुझे जाना है, लगातार वेट कर रहे हैं मेरे साथ, और भी बाकी गेस्ट है। मैं सीधा रुक करता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। एक सेकंड वारिस पठान, आपने भी अपने विषय को रखा, मेरा निवेदन मानिए ना। अभी आपने भी अपने विषय को रखा, मैं रुक करता हूं। निवेदन अगर तू तलाक से बात किया है तो गालियां बकूंगा, याद रखना। अमीश देवगन मैं भी जुबान रखता हूं मुंह पे। नहीं पर गाली क्यों बकेंगे किसी को? उन्होंने भागेगा ये, क्यों धमका रहे हैं इसको? ये तुमने रोका क्या इसको? देखो जरा इसको, कहीं माइनॉरिटी कह रहा मैं माइनॉरिटी हूँ, ये माइनॉरिटी है। औकात किसी की नहीं होती। 25 साल 25% हो जाएगा तो क्या हालत हो जाएगी? अभी तो ये 10% पे हालत है, 15% पे। 25%। एक सेकंड देखिए
उन्होंने भी निजी टिप्पणी करी, आपने भी निजी टिप्पणी करी, मैंने दोनों को रोका और मेरा बार बार मैं हमेशा निवेदन ही कर सकता हूं, आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, अक्सर चैनल्स की डिबेट पे आते हैं, अपनी अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को रखिए और वहां पे बात को समाप्त करिए, जो कि महत्वपूर्ण होता है। वारिस पठान, आप भी इस बात से एग्री करेंगे और थोड़ा काम डाउन हुई, एक चर्चा है, इसके अंदर किसी को एक सेकेंड किसी को लिए कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता, ना आपको ना इनको, मैं दोनों को निवेदन कर रहा हूं। ओके, रिजवान अहमद जी। अमीश भाई, अभी वारिस भाई के जब गर्मा गर्मी से पहले उन्होंने एक डेटा पढ़ के बताया, उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों का बड़ा शार्प फॉल हुआ है, लेकिन अभी भी फर्टिलिटी रेट उनकी सबसे ज्यादा है। ये तो फैक्ट है, शार्प फॉल हुआ है लेकिन फर्टिलिटी सबसे ज्यादा है। यही वो ज्यादा फर्टिलिटी का 20-25% का फर्क है जिसको मैं पकड़ के चल रहा हूं, जिसका असर 25 साल बाद नजर आएगा। पहली चीज। एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, और अश्वनी भाई इस पे जरा रिसर्च कर लेना, आप इतने गंभीर अधिवक्ता हो सुप्रीम कोर्ट के। अमीश भाई, मैंने भी सुप्रीम कोर्ट अंदर से नहीं देखा है, लेकिन इस एक बात की गारंटी है कि भारत जैसे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून कभी भी पेनल प्रोविजन नहीं बन सकता। अश्वनी भाई मेरी बात समझ गए होंगे, यानी बच्चा पैदा करने पे कभी यहां सजा नहीं हो पाएगी कि आदमी को 3 महीने 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, यह कभी नहीं होगा। जो भी सजा होगी वो सिविल नेचर की होगी, यानी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, बैंक से किसान को लोन नहीं मिलेगा, बत्ती का दर महंगा हो जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। आप लोगों को पता है अश्वनी भाई, मैं आपको बता दूं, और शुभ्रास्त्रा भी बैठी हैं, 25 साल पता है 25 साल बाद क्या होगा कि ये जो कानून के जो नियम हैं, ये हिंदू तो मानने लगेगा सोच के कि वहां पर ये हो जाएगा, एक बच्चा होगा तो हमें एजुकेशन लोन मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इन चीजों से मुसलमान पर असर पड़ेगा। और 25 साल बाद अश्वनी भाई, ये कानून आने के बाद भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप सर पकड़ के पीट पीट के रो रहे होंगे कि ये कानून इस देश में कहां से आ गया। अश्वनी भाई, शुभ्रास्ता और हिंदुओं के लिए मेरी एक राय है, कम से कम 2 बच्चा पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा 3 करो, फैमिली प्लानिंग करोगे तो 40 साल बाद खून के आंसू रोगे इस देश में। ओके, ये तो मतलब आप डिस्करेज कर रहे हैं। ओके, साजिद रशीदी। देखिए अमीश देवगन, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, फर्टिलिटी रेट जो है मुसलमानों का 47 पॉइंट कम हुआ है और हिंदुओं का 42 पॉइंट कम हुआ है। ये आप तो कुछ और ही आंकड़ा दे रहे हैं। तो ये मैं आंकड़ा कुछ और नहीं दे रहा हूँ, फर्टिलिटी रेट दे रहा हूँ मैं आपको। जी। पीओ की रिसर्च है, ये 2021 में जारी हुआ है। तो कानून में दिक्कत कहां से? अच्छा ठीक है, पहले बोल दे रशीदी, मैं बोले रशीदी। फिर वही बात, अश्वनी उपाध्याय, आप वकील हैं, आप पढ़े लिखे आदमी, इस तरह से आप वारिस पठान को तू तड़ाक से बात कर रहे थे, ये कौन सी डिबेट करते हो भाई? वो सड़क छाप भाषा बोल रहे थे। एक सेकंड अश्विनी जी, ये कौन सी डिबेट करते हो आप? वो सड़क छाप भाषा बोल रहे थे। क्यों डिबेट नहीं बोलता? पढ़े लिखे आदमी मैं तो वारिस ये जी को सभ्यता हमेशा एक अच्छा नहीं, वकील पढ़े लिखे कहता हूं। आदमी को ये सभ्य समाज में मैं तो वारिस पठान को हमेशा इज्जत के साथ वारिस भाई ये सभ्यता है आपकी। मैं तो वारिस जी को ये आपकी सभ्यता है। वारिस पठान चर्चा का विषय नहीं है। नहीं, ये आपकी सभ्यता है। वारिस पठान पे डिबेट कर चुके हैं। ये आपकी सभ्यता है, यही अरे ये सभ्यता की डिबेट नहीं है। आपके माँ बाप ने यही तालीम दी आपको। सभ्यता मुझे मत सिखाओ। अरे आपके माँ बाप ने यही तालीम दी आपको, पूरा देश जानता है। आपके माँ बाप ने यही तालीम दी है आपको। माँ बाप पे जाने की क्या आवश्यकता है? माँ बाप पे जाने की क्या आवश्यकता? गलत बोल रहे हैं, बकवास करते हो। पीएफआई को डिफेंड करने पढ़े वाले लिखी बात, आपके माँ बाप ने तो पढ़े लिखी बात करो। आप इनसे बात करिए, इनके माँ बाप पे क्यों जा रहे हैं आप? नहीं आप ये अमीश, आप भी दोगलापन करते हो। अच्छा। जब अश्वनी उपाध्याय बोल रहे थे, आप नहीं बोल रहे। तुम्हारे साथ दोगला कोई नहीं है। एक सेकंड देखिए, यही आप लोगों की प्रॉब्लम है। तुम्हारे साथ दोगला कोई नहीं है। भाषा के अंदर आपने पीएचडी सबने कर रखी है। एक सेकंड, आप सबने सभ्य भाषा में पीएचडी कर रखी है। आप एक सेकंड, मतलब मैं दोगला हूं और मैं गलत बोल रहा हूं। चलिए, आपके जो आरोप है इनको मैं अपने लिए एक तमगा लेता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 1000 लोग 1000 बातें बोलते हैं। मेरा बार बार निवेदन है, विषय पर रहिए। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप रोहिंग्या को बचाव करते हो, जब आप बांग्लादेशियों का बचाव करते हो, तब आप इस देश के साथ एक बड़ा धोखा करते हो।
एक सेकेंड, लेट मी आस्क माय क्वेश्चन। देश के साथ धोखा आप करते हो। अश्वनी उपाध्याय का बचाव क्यों कर रहे हो? मैं देश का बचाव कर रहा हूं, मैं देश के लिए सवाल पूछ रहा हूं। अगर देश के अंदर, क्योंकि कश्मीर के अंदर जनसंख्या का असंतुलन हुआ था, तो कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं को जाना पड़ा था। टक्कर में वक्त हो गया है ब्रेक का। आप देखते रहिए टक्कर का थर्सडे एडिशन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टक्कर का थर्सडे एडिशन। शुभराष्ट्र, यू आर अ न्यू जनरेशन राइटर, यू आर अ न्यू, आप इस मॉडर्न युग की हैं। एक बात बार बार कही जाती है कि इस देश के अंदर अगर हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी तो सेकुलरिज्म फिर डब्बे में बंद करने लायक एक शब्द रह जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ एक डेटा दिया जाता है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कई सारे, और जिसमें कुछ बातें लॉजिकल लगती हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आज आपके डिबेट में ही आमिश जी, जहां पे अब बहुत लोग अपने आप को भारतीय आइडेंटिफाई करके बात कर रहे थे और कुछ मुस्लिम धर्म के नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं, ये तो साफ साफ उदाहरण है ना कि क्यों डर व्याप्त है। डेटा दे नहीं सकते, डेटा का सोर्स बता नहीं सकते, लेकिन किसके कितने बच्चे हैं ये पूछने के लिए इनके कंठ और हलक में बहुत सारे प्राण उत्पन्न हो जाते हैं। अभी तक किसी ने नहीं बताया। जिस व्यक्ति ने, शाहिद अली ने डेटा कोट किया, बताने का उसकी औकात की बात कर रहे थे ना ये लोग। हैसियत नहीं है कि ये बताएं कि इस वेबसाइट से हमने डेटा उठाई। और मैं बता दूं, ये प्यू रिसर्च सेंटर भी ना सर्वे करती है, और सर्वे अगर देखा जाएगा तो मैं अपनी सरकार के सर्वे को ज्यादा मानूंगी, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सर्वे को नहीं मानूंगी। लेकिन तब भी पीयू जो रिसर्च जो करके बता रही है वो भी यही कह रही है, मुसलमानों का टीएफआर घटा नहीं है। अगर मुसलमानों का टीएफआर घटा है तो हिंदुओं का भी टीएफआर घटा है। और अगर आपको यह बात करनी है, तुलनात्मक बताइए ना वारिस पठान, हिंदुओं का कितना है, मुसलमानों का कितना है। बहुत आसान होता है कि किसी धर्म के नुमाइंदे बन करके बैठ गए और टीवी पे बहस करके चले गए। आप लोग भारतीय होकर के बात नहीं कर सकते, और यही कारण है कि आप लोग केवल और केवल मुसलमानों की पार्टी बन के रह गए हैं। आगे जिन्ना ही बन करके आप लोगों के पार्टी की हैसियत ही है, जिन्ना के ही नक्शे कदम पर आप चल सकते हैं। ओके, वारिस पठान, बड़ी हैसियत नहीं। और ये मौलाना रशीदी टाइप के लोगों, मैं बता देना चाहती हूँ, मैं इन जाहिलों के साथ डिबेट में नहीं आना चाहती। इनको न तमीज है बात करने की, न इनको ये पता अदब है कि नेशनल टेलीविजन पर क्या बोलते हैं। मैं इन लोगों के साथ बहस में नहीं आ सकती। ये सवाल आज रिजवान अहमद से पूछा गया, अगर मुझसे पूछा जाता और मैं सामने होती तो मैं एक झापड़ रसीद देती उनके चेहरे। मुझे लगता है कि ये इतनी उत्तेजना नहीं दिखानी चाहिए। वो रशीदी साहब अपनी वक्तव्य को रख रहे हैं, आप अपनी वक्तव्य को रख रहे हैं। ओके, शुभराष्ट्र, एक सेकंड, वारिस पठान कि आपके कितने बच्चे हैं, ये पूछने नहीं, ये वारिस पठान ने तो बोला ही नहीं। मैं भी जहां से भी पढ़ाई की होगी इन्होंने। नहीं, सुनिए, मैं तो सुभराष्ट्र जी, सुभराष्ट्र बहन ने जो कहा उनकी बात के साथ सहमति रखता हूं। और मैं भी जहां पे बेवकूफ जाहिल लोग होते हैं उनके साथ में डिबेट करने में नहीं मानता। आई डोंट डिबेट विद टॉम, डिक एंड हैरी। सर, मैं एमएलए रह चुका हूं। मैं ऐसे आड़ू तड़े किसके भी साथ विदाउट डेटा बैठ जाएगा बात करूंगा। अमित भाई तो मेरी इज्जत खराब होती है। मैं इज्जत वाला आदमी, मुझे लोग सुनना चाहते हैं, वो लोग मुझे सुनते हैं। मैं भी कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी के साथ डिबेट नहीं करता। मैं भी इज्जत आपसे कहता हूँ, आपकी बात से सहमति, अरे आपकी बात से मैं सहमति रखता हूँ। अरे आपके लिए तो वारिस बोला ही नहीं गया ना। टके के छप्पड़ छाप वकील बैठे हुए उनके साथ नहीं करता मैं। वो दो टके के कोई लोग बैठे टू तड़क से बात करते, तो ऐसे लोगों के साथ तो डिबेट नहीं कर सकते ना। अब अमित देवगन को भी समझना पड़ेगा। पूछ रही हूँ, अरे ठीक है, आप सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं जी, आप सब बहुत बड़े बड़े लोग हो जी। एक सेकंड आप बता कुछ रहे हैं। अरे ठीक है, लेकिन वारिस पठान, आपके लिए ये बोला भी नहीं गया। ये बात उन्होंने रशीदी साहब के लिए बोली जिन्होंने रिजवान अहमद से। मैं भी किसी व्यक्तिगत इंसान के बारे में बोल रहा हूँ जिसने तू तड़क से चालू किया था। सुभराष्ट्र मेरी बहन है, वो जानती है। साजिद रशीदी, उसके बाद बोलना पड़ेगा अमीश भाई, मैंने तुम्हारे को डेटा दिखाया, तुमने 20 सेकंड साजिद रशीदी, आखिरी दौरा कार्यक्रम का, आखिरी 1 मिनट है, बोलिए। अमीश देवगन, अभी सुनिए, एक तो आपने अश्वनी उपाध्याय को बुरा भला कहते हुए सुना, आप चुप रहे। अभी सुभराष्ट्र बुरा भला कह रही थी, हालांकि मैंने उनकी कोई बात नहीं की। वो जानबूझकर मेरा नाम लेकर डिबेट करना चाहती हैं। क्यों करना चाहती हैं भाई? आपको रिजवान ने बोला भैया। आप क्यों बुलाते हैं, क्यों बिठाते हैं इन लोगों के साथ? हमें क्यों बिठाते हैं इन लोगों के साथ जिन लोगों को तमीज नहीं है, जातियात पर बात करते हैं, अपने से पढ़ा लिखा ज्यादा किसी को समझना नहीं चाहते?
अरे आप बात रखने आती हैं, आप बात रखिए। एक सेकंड, सुप्रास्ता को लेके आइए। बिला वजह आप टीआरपी लेना चाहती हैं? सर्वे कर लो, बहुत सर्वे खेलने का मन है ना आपको, सर्वे कीजिए। आपने जो पूछा टीआरपी क्यों लेना चाहते हैं आप? दूसरों का नाम लेकर टीआरपी क्यों लेना चाहते हैं आप? अरे आपके हिसाब से दूसरों का नाम लेकर क्यों टीआरपी लेना चाहते हैं? आपको समझ में नहीं आता? नहीं, देखिए शब्दों की मर्यादा रखी जाए। आप जाहिल हैं, आप जाहिल हैं, अनपढ़ हैं आप। अरे ठीक है, देखिए ये अमर्यादित हो रहे हैं। ओके 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 ओके, जी जी। आज के बाद में एक सेकंड, मेरा निवेदन, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सड़क छाप वकीलों और हलाला वाले मौलवियों के साथ मुझे डिबेट मत बुलाइएगा। मैं हलालाबाजों के साथ डिबेट नहीं करना चाहता, न मैं सड़क छाप लोगों के साथ करना चाहता हूं। ये जो मुझे बात कर रहे हैं ना, इन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट का पास भी नहीं बनवाया होगा। ऐसे लोगों का सुप्रीम कोर्ट का एंट्री पास भी नहीं बनता जो आप डिबेट कर रहे हैं। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन कंक्लूजन यही है कि बच्चा आज के दौर में एक ही अच्छा है, उसको आप अच्छे से पढ़ा पाएं, और जो इसमें धर्म ढूंढते हैं वो भारत के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। नमस्कार।